नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम अग्रवाल और किताब के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात एक ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखी गई पुस्तक पर करने जा रहे हैं जिसका परिचय देना कम से कम अभी तक ज़रूरी नहीं हुआ है सौभाग्य से। मैं बात कर रहा हूं मोहनदास करमचंद गांधी की, जिनके बारे में कहा जाता है कि संभवतः ईसा मसीह के बाद सबसे ज़्यादा किताबें उन्हीं के बारे में लिखी गई हैं। और आज हम उन पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी मोहनदास, ट्रू स्टोरी ऑफ अ मैन, हिज पीपल एंड एम्पायर, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे। गुजरात के प्रख्यात संत और कवि नरसिंह मेहता का ये भजन महात्मा गांधी को बेहद प्रिय था। उन्होंने इसके अनमोल वचनों को न सिर्फ आत्मसात किया बल्कि मुश्किल से मुश्किल वक्त और परिस्थिति में भी इनका पालन किया। महात्मा गांधी मानते थे कि अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और संतों के लिए नहीं है, ये सामान्य लोगों के लिए भी है। अहिंसा उसी तरह से मानवों का नियम है जिस तरह से हिंसा पशुओं का नियम है। इसलिए उन्होंने ताउम्र सत्य की साधना में अहिंसा को अपना साधन बनाया। महात्मा गांधी के जीवन और उनके दर्शन पर अनेकों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनके पौत्र और देवदास गांधी के पुत्र राजमोहन गांधी की किताब मोहनदास, अ ट्रू स्टोरी ऑफ ए मैन, हिज पीपल एंड एन एम्पायर, गांधी जी पर लिखी गई महज एक और किताब भर नहीं। 2006 में प्रकाशित यह किताब एक पोते द्वारा दादा का भावुक संस्मरण नहीं बल्कि एक इतिहासकार द्वारा गांधी जी जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व का व्यापक परिप्रेक्ष्य में वर्णन और मूल्यांकन है। इसके लेखन की खूबी है एक तरह की आत्मीयता जो न केवल गांधी जी के प्रति बल्कि सभी व्यक्तियों के प्रति इसमें देखी जा सकती है। खासकर कस्तूरबा गांधी के अपने संघर्ष और उनकी ताकत इस पुस्तक में बहुत प्रमुख रूप से उभर कर सामने आती है। गांधी जी के ऐन बचपन से आरंभ होकर इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और फिर भारत तक में उनकी गतिविधियों का ब्यौरा ये किताब देती है। इसके समानांतर ही उनके निजी, आंतरिक और पारिवारिक जीवन के विकास क्रम को रिकॉर्ड करती भी चलती है। लेखक की अपनी मान्यताएं बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन उन्हें पाठक पर थोपने का आग्रह नहीं है। पुस्तक की भाषा खुद गांधी जी की भाषा शैली याद दिलाती है, छोटे छोटे लेकिन स्पष्ट वाक्य। विवाद की स्थितियों में भी तीखेपन से ज्यादा संतुलन और सद्भाव पर भरोसा है। प्रकाशन के 10 साल बाद भी और गांधी जी पर उपलब्ध अनेक किताबों के बाद भी इस किताब का महत्व कम होने के बजाय बढ़ा ही है। आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्री राजमोहन गांधी, जिन्होंने गांधी जी की ये जीवनी लिखी है जिस पर हम बात करेंगे, वो मौजूद हैं। राजमोहन जी विख्यात विद्वान, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ साथ गांधी जी के पौत्र भी हैं, देवदास जी के पुत्र हैं। इस जीवनी की सबसे बड़ी विशेषता मेरी समझ में ये है कि ये एक पोते द्वारा लिखा गया दादा का भावुक संस्मरण नहीं है। जीवनीकार की अपने विषय से जो आत्मीयता होनी चाहिए वो है, जीवनीकार की अपनी विषय से जो दूरी होनी चाहिए वो है। और जहाँ तक इस पुस्तक की भाषा, पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है मूलतः, जहाँ तक इस पुस्तक की भाषा का सवाल है, मैं कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का गद्य मुझे स्वयं गांधी जी के सरल छोटे छोटे वाक्यों वाले लेकिन मार्मिक गद्य की याद दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजमोहन जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत आभारी हूँ मैं आपका कि आप हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए। और बात मैं सबसे पहले एक निजी सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। आपने भी लिखा है और सब लोग बताते हैं कि गांधी जी को बच्चों के साथ समय बिताना बड़ा अच्छा लगता था। बच्चों को, और आप उन बच्चों में से हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ कुछ समय बिताया, गांधी जी के साथ समय बिताना आप जैसे बच्चे को कैसा लगता था? देखिए, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हूँ, 80 से ऊपर का हूँ, लेकिन एक ज़माने में मैं भी बच्चा था जी। और जब
अपने जीवन के अंत में गांधी जी दिल्ली में थे। 1946 और 1948 के बीच वो काफ़ी दिल्ली में रुकते थे। तो वो 76 से 78 की ओर जा रहे थे और मैं 10 साल की उम्र से 12 की तरफ जा रहा था। तो उस दौरान अब उनके साथ समय बिताने का मुझे बहुत ही मौका मिला, क्योंकि जैसा आपने बताया है, मेरे पिताजी देवदास गांधी, गांधी जी के चौथे बेटे जी। वो हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे यहाँ दिल्ली में जी। तो गांधी जी हमारे यहाँ तो नहीं रुकते थे। तो या तो वो ये वाल्मीकि कॉलोनी है जहाँ वाल्मीकि वर्कर्स थे उनके साथ रहते थे, या बिरला हाउस में घनश्याम दास जी बिरला के घर में। जी। तो मेरे पिताजी तो एक फ्लैट में नई दिल्ली में रहते थे, लेकिन गांधी जी हमारे, क्योंकि गांधी जी का परिवार तो पूरा बहुत बड़ा था, पूरा देश ही बहुत था, बड़ा था। तो अपने बेटे के साथ रहने का तो सवाल आया ही नहीं, और हमारे मन में भी कभी सवाल नहीं था कि हमारे घर क्यों नहीं रुकते, क्योंकि हम सब जानते थे कि ये सिर्फ मेरे ही दादा नहीं है, सबके दादा हैं, सबके। खैर, और हालांकि 1940 और 1948 का जो समय था वो बहुत ही कठिन समय था सबके लिए। आज़ादी आ रही थी, लेकिन विभाजन भी आ रहा था और आ गया फिर, और बहुत ही लोग मारे भी गए, और बहुत दुख का भी समय था और हर्ष का भी समय था, क्योंकि आज़ादी आने वाली है। उस समय गांधी जी के साथ उनसे मिलने के लिए दिल्ली के सब लोग उत्सुक थे, और जो वेस्ट पंजाब से, फ्रंटियर प्रोविंस से जो सिख और हिंदू रेफ्यूजीज़ की तरह आए थे, वो भी गांधी जी से मिलना चाहते थे, अपने दुख दर्द उनके सामने रखना चाहते थे। और दिल्ली के मुसलमान जो भयभीत थे वो भी उनके पास आते थे कि भाई कुछ तो कराओ हमारे लिए। तो इस संदर्भ में जब सारी दुनिया उनसे मिलना चाहती थी, तो हम बच्चों का भी उनसे मिलना हुआ करता था। लेकिन फिर भी ये जो कठिनाई का समय था, बहुत दुख का समय था, उसके बावजूद जब हमसे मिलते थे तो बहुत ही प्यार दिखाते थे, गले लगाते थे। और जब मैं झुकता था उनके सामने, मैं चरण छूता तो नहीं था लेकिन झुकता था, तो पीठ पे वो अच्छी ऐसा ठोकते थे। तो ये बूढ़ा आदमी तो था और ये उपवास भी करता था और कमज़ोर था, पतला दुबला था, लेकिन उसके मुट्ठी में काफ़ी दम तो था, ये मैंने महसूस किया। गले लगाते थे, प्यार दिखाते थे। तो हालांकि समय हमारा बहुत लंबा नहीं होता था उनके साथ, लेकिन चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 15 मिनट का, वो बहुत प्यार से भरा हुआ और मजाक से, हंसी मजाक से भरा हुआ। आपने इस कमज़ोर और बूढ़े आदमी की दमदार धौल की बात की, इससे मुझे एक बहुत ही रोचक और मार्मिक प्रसंग याद आता है। महेश्वर दयाल जी ने दिल्ली के बारे में एक पुस्तक लिखी है, दिल्ली मेरी दिल्ली। उसमें उन्होंने एक प्रसंग लिखा है कि एक बार एक कुश्ती की प्रतियोगिता में गांधी जी को मुख्य अतिथि बना के बुलाया गया। तो जब वो जीतने वाले पहलवान जो थे, जब उन्हें गांधी जी पुरस्कार देने लगे, जब वो पुरस्कार लेने आए, तो गांधी जी ने उनसे कहा कि भाई मुझसे कुश्ती लड़ोगे, मैं तो बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। तो वो महेश्वर दयाल जी ने नोट किया है कि पहलवान ने कहा कि बापू मेरी आपके सामने क्या बिसात है, आपने तो अंग्रेज़ों को पटकनी दे दी, मैं आपसे क्या कुश्ती लड़ूंगा। खैर, तो हम अपनी बात आगे जारी रखेंगे। जो लोग गांधी जी से मिलने आते थे राजमोहन जी, जिनकी आपको स्मृति हो, उनमें से आपको जो मिलने आते थे, उनमें से चाहे वो कोई महत्वपूर्ण नेता हों, चाहे कोई तथाकथित साधारण व्यक्ति हों, आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किस व्यक्ति ने किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, या जो भी, या कोई साधारण कार्यकर्ता, कोई खान अब्दुल गफ्फार खान, राजेंद्र प्रसाद, खान अब्दुल गफ्फार खान। आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किसने किया? मेरा सवाल ये है, एक बच्चे के तौर पर, बात की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बच्चे के तौर पर। ये सवाल मुझे औरों ने नहीं पूछा है। तो उस समय मुझे किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया गांधी जी के अलावा? मैं तो कहूँगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके बड़े भाई डॉक्टर खान साहब, हमारे, मैंने कहा कि गांधी जी तो हमारे घर में नहीं रुके थे, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान और उनके बड़े भाई हमारे घर में रुके थे जी। और 6 फुट 6 इंच के थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनके बड़े भाई तो इतने नहीं थे, लेकिन जो उनके चेहरे में और जो उनके जीवन में और उनके बर्ताव में जो स्नेह था, जो प्यार था और जो बहादुरी थी, तो वो मेरे दिल में घुस के आ गई उस ज़माने में। अब मैं एक जीवनीकार से कुछ सवाल पूछूंगा। आपने इस पुस्तक में लिखा है, और मैं उद्धृत तो नहीं कर रहा, लेकिन
पृष्ठ 104 पर आपने जो लिखा है, आपने लिखा है कि गांधी जी के गठन में पूर्व और पश्चिम दोनों का योगदान था। और ये बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि केवल पूर्व का ही योगदान था। आपकी अपनी पुस्तक पढ़ते हुए और वैसे भी जो थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में मैं जानता हूँ, उसके आधार पर मुझे ये लगता है कि उनका गठन मुख्यतः पश्चिम से ही हुआ था और उसकी रोशनी में वो पूर्व को देख रहे थे या रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे। आपने खुद ने जो तथ्य दिए हैं, आपने, और कोई भी गांधी जी का अध्येता जानता है, उनके गठन में, उनके निर्माण में रस्किन का, तोल्स्टॉय के साथ तो उनका पत्र व्यवहार था, आपका थोरो का, कारपेंटर की एक पुस्तक का शीर्षक आपने उद्धृत किया है, सिविलाइजेशन एंड इट्स क्योर्स। वो कहीं ना कहीं हिंद स्वराज का शीर्षक और हिंद स्वराज का पूरा ट्रीटमेंट याद आता है कि सिविलाइजेशन इटसेल्फ इज अ डिजीज। क्या ये कहना ठीक नहीं होगा कि गांधी जी के संस्कार भले ही पूरब के रहे हो, आखिरकार उन्होंने गीता भी अंग्रेजी में ही पहली बार पढ़ी थी और अपने अंग्रेज मित्रों के कहने पर पढ़ी थी, बाद में संस्कृत में पढ़ी। तो क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि गठन तो पश्चिम से ही हुआ था, उसकी रोशनी में उन्होंने पूरब को और भारत को गढ़ने की कोशिश की? तो जब लंदन वो गए थे 18 साल की उम्र में, फिर 21 साल तक वो रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बहुत नए अनुभव प्राप्त किए। लेकिन 18 साल का जो बच्चा पहुंचा था, वो बच्चा ही नहीं था, उसके अंदर कई विचार और कई प्रभाव आ चुके थे अपनी माँ के। उनको मैंने संस्कार कहा, नहीं संस्कार तो थे, संस्कार थे। अच्छा, और घर में जब रामायण होता था, तुलसी रामायण के वो प्रेमी शुरू से ही थे, लंदन पहुंचने से पहले भी थे, और वैष्णव जन जो गीत था। तो ऐसे संस्कार और ऐसे इन्फ्लुएंस तो उनके जीवन पर पहले भी आ चुके थे। आपका कहना सही है कि उन्होंने पहली बार गीता तो लंदन में अंग्रेज़ी में पढ़ी, वो एडविन आर्नल्ड की, लेकिन कुछ हद तक गीता का सार वो शायद पहले भी समझ चुके थे, राइट। लंदन पहुंचने से पहले भी अपने पिता से और माता से। और ये श्रीमद राजचंद्र जो थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी नाम मैं याद करने वाला था, जो एक जैन मुनि थे वहाँ के, गुजरात के। और इनकी जो माँ थी पुतली बाई, वैसे वो तो वैष्णव हिंदू थीं जैसे इनके पिताजी भी थे, लेकिन इनकी माँ का जो प्रणामी संप्रदाय की थी, प्राणनाथ जी का जो संप्रदाय था, तो उसमें वो भी एक विशेष किस्म का ही संप्रदाय है, तो वो उसका भी प्रभाव था। और वो ये भी बताते हैं कि जब इनका और कस्तूरबा का जब विवाह हुआ था, 12-13 साल के बच्चे थे ये दोनों, तो ये शिव मंदिर भी गए। तो ये सब एक्लेक्टिक चीज़ें उस ज़माने में पहले भी थीं, लंदन जाने से पहले ही। तो लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने गीता वहाँ पहले पढ़ी, और ये बाइबल का भी प्रभाव, सरमन ऑन द माउंट का भी उन पर असर ज़रूर लंदन में भी हुआ था। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि जब वो गुजरात में थे स्कूल में, लंदन जाने से पहले, तो कुछ कविताएं ऐसी भी थी और कुछ श्लोक भी ऐसे थे जो इन्हें बताते थे कि अगर एक तुम्हारा दोस्त है उससे अच्छा काम किया तो उसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई दुश्मन तुम्हारा लगता है, उसके साथ तुम्हारा आज बर्ताव अगर अच्छा हो, तो असली बड़ापन तो वहाँ आता है। तो ये बात उन्होंने ये राजकोट में लंदन जाने से पहले ही सीखी थी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि पश्चिम का प्रभाव टॉल्स्टॉय, रस्किन इत्यादि के ज़रिए, और वहाँ ही उन्होंने गीता भी पढ़ी, वो बहुत था। लेकिन जो मोहनदास लंदन पहुंचा था 18 साल की उम्र में, उस पर वो कुछ हद तक वो एक नया आदमी बन चुका था, लेकिन उसके ऊपर कुछ नए प्रभाव भी आए वहाँ। बहुत धन्यवाद। असल में इसमें एक और बात जो याद आती है, आपने बहुत अच्छी तरह इस बात को रखा, धन्यवाद आपका। मुझे लगता है कि गांधी जी के बारे में ये सवाल बार बार उठते रहे, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता था और बहुत से लोगों को आज तक लगता है कि अहिंसा तो हिंदू परंपरा में है ही नहीं, या भारतीय परंपरा में है ही नहीं। बहुत से लोग आज भी कहते हैं, और इन्हीं बातों से चिढ़कर संभवतः गांधी जी ने 1928 में लिखा था, आप ही ने उद्धृत किया है कलकत्ता कांग्रेस के पहले, कि अगर मेरी अहिंसा पश्चिम से प्रभावित है तो भी इसमें लज्जित होने का कोई कारण मैं नहीं देखता।
देयर इज नथिंग टू बी ashamed of, Yes. even if it is inspired by the West. राजमोहन जी, अगला सवाल मेरा ये है, इसी से लेकिन जुड़ा मैं हुआ। इतना कहूँगा। जी जी जी। कि वो जो पतंजलि की है ना वो सूत्र, अहिंसा परमो धर्म। देखिए, कई लोग कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में अहिंसा है ही नहीं, लेकिन वो तो गलत बात है ना। नहीं, देखिए, वो तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो लोग जो कहते हैं उनको उद्धृत कर रहा था। लेकिन वरना तो महाभारत जो हिंसा का काव्य माना जाता है, उसका सार यही है कि सबसे बड़ा धर्म करुणा है। हाँ, बिल्कुल, उसका तो सार यही है। और उसका ये भी, और युधिष्ठिर से ही कहलवाया गया है कि सबसे बड़ा धर्म करुणा है। और हिंसा की वजह से सब लोग मारे गए जी। इसलिए तो अहिंसा का सबक तो महाभारत से भी गांधी जी ने सीखा। नहीं, ये मेरी राय नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए कहा कुछ लोग कहते हैं मेरी राय। इतनी जानकारी हिंदू धर्म की मुझे है कि ऐसी राय ना बनाऊं। एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना का आपने इसमें जिक्र किया है, जो इस पुस्तक के पढ़ने के पहले तक मुझे नहीं मालूम था, और लोगों को हो सकता है मालूम रहा हो। आपने जिक्र किया है कि फिनिक्स आश्रम में एक जोसेफ रायपन नाम के उनके साथी थे, और जब वैष्णव जन तो तेणे कहिए भजन उन्होंने सुना तो उन्होंने एक दिन भावुक और प्रभावित होकर कहा कि इस भजन को हम ऐसे भी गा सकते हैं कि क्रिस्तान जन तो तेणे कहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक पारसी सज्जन थे, उन्होंने कहा कि हम इसको ऐसे भी गा सकते हैं। फिर आपने जिक्र किया है नोआ खली के दिनों में कि वहाँ ये भजन इस तरह भी गाया गया कि मुस्लिम जन तो तेणे कहिए, वगैरह वगैरह। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो भजन है इस रूप में कि मुस्लिम जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, या क्रिस्तान जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये फिनिक्स के बाद और नोआ खली के पहले इस रूप में कभी गाया गया या नहीं गाया गया? तो मेरी जानकारी डिटेल में तो नहीं है कि कहाँ कहाँ गाया गया, कहाँ कहाँ नहीं गाया गया, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि गांधी जी की प्रार्थनाओं का एक ये नियम ऐसा था कि जिस प्रकार के लोग मौजूद हैं उनके लिए भजन और भक्तिगान होने चाहिए। तो अगर क्रिश्चियन भाई या मुस्लिम भाई या पारसी भाई मौजूद थे तो ऐसा होता था, अगर वो नहीं थे तो शायद नहीं भी होता था। लेकिन सारी दुनिया समझ गई थी कि वैष्णव जन गाना है कि औरों की पीड़ा जानने की कोशिश करो तभी तुम अच्छे इंसान हो। तो ये सारी दुनिया गांधी से, ये जो नरसिंह मेहता का भजन है वो गांधी के साथ जोड़ा जाता है, अच्छा बिल्कुल सही भी है। और सारी दुनिया ये भी समझ गई है कि इसमें ये हिंदू बात नहीं है केवल, ये मुसलमानों के लिए भी, क्रिश्चियनों के लिए, ज्यूज़ के लिए भी, सबके लिए लागू होती है। आपने हिंद स्वराज के बारे में लिखा है कि ये योद्धा का घोषणा पत्र है, रिसर्चर का लेख नहीं। हाँ। जाहिर है कि आपको हिंद स्वराज बहुत स्वीकार्य टेक्स्ट नहीं लगता, कुछ प्रॉब्लमेटिक टेक्स्ट लगता है आपको वो। क्यों आपने ऐसा लिखा है कि योद्धा का घोषणा पत्र है, सुचिंतित रिसर्चर का लेख नहीं है? वो तो स्वयं गांधी ही ने ही ऐसा कह रखा है। और लेकिन बीच में सवाल मैं अपना सवाल पूरा भी कर दूं। गांधी जी ने बाद में फिर ये कहा था कि मैं इसमें अगर कुछ बदलूंगा तो केवल एक शब्द उन्होंने बदला था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया था, केवल एक शब्द बदला था, और कुछ भी बदलने से इनकार कर दिया। नहीं, वो ठीक है, ऐसा भी उन्होंने कहा था। लेकिन देखिए, गांधी जी के हिंद स्वराज का हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर हम लिटरली लें तो मैं तो स्वीकार नहीं करूँगा। मैं भी नहीं करूँगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ये बात आपने कही। लेकिन हमें समझना चाहिए कि गांधी जी भी एक लेखक थे, साहित्यकार भी थे। बिल्कुल, वो सिर्फ वकील ही नहीं थे। तो जब वो कहते हैं कि ये लॉयर्स ऐसा करते हैं, डॉक्टर्स ऐसा करते हैं, तो लॉयर्स और डॉक्टर्स का लिटरल मीनिंग हम लें तो गलत होगा। लेकिन अगर हम समझें कि लॉयर्स और डॉक्टर्स से वो गांधी कह रहे हैं कि एलिट्स, जो फॉर्चुनेट लोग हैं, राइट, वो अगर, तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन लिटरली अगर हम लें तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी ये बताना चाहते थे कि जो एलिट्स हैं उनका दृष्टिकोण कभी कभी स्वार्थी हो सकता है और आम जनता के खिलाफ भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने हिंद स्वराज में उनके लिए कटु शब्द भी। राजमोहन जी, इस पुस्तक में मैं गांधी जी के विचारों वगैरह पर बात हमारे जो यहाँ साथी मौजूद हैं वो भी करेंगे और लोग भी करते ही रहते हैं। मैं जानबूझ करके इस पुस्तक के जो जीवनी परक और व्यक्ति परक पहलू हैं उन पर ध्यान दे रहा हूँ, और इस लिहाज से मुझे इसमें जो सबसे मार्मिक प्रसंग लगता है वो कस्तूरबा के साथ गांधी जी का संबंध। और कस्तूरबा को आपने उद्धृत किया है और लोगों ने भी उद्धृत किया है कि एक बार उन्होंने चढ़ के कहा भी था कि तुम जो कुछ हो मेरे कारण हो। वो बिल्कुल सही भी कहा था, और गांधी जी ने भी इस बात को माना बात को कई बार दोहराया।
कस्तूरबा के निधन का बहुत मार्मिक चित्रण आपने किया है और उसमें आपने एक घटना का उल्लेख किया है कि कस्तूरबा के गले में अंतिम समय जो तुलसी कंठी थी वो लक्ष्मी नाम की उनकी जो बेटी थी, जो असल में एक दलित की पुत्री थी और जिनको कोचरब आश्रम में रखे जाने पर कस्तूरबा नाराज़ हुई थी क्योंकि तब तक वो अस्पृश्यता से पूरी तरह मुक्त अपने आप को ना कर सकी थी और वो तुलसी कंठी लक्ष्मी को दी गई। कस्तूरबा की अपनी इच्छा यही थी और गांधी जी ने उस इच्छा का मान रखा और वो तुलसी कंठी लक्ष्मी को दी। मैं ये जानना चाहता हूँ राजमोहन जी के लक्ष्मी या उनके वंशज क्या अभी हैं, क्या उनसे किसी तरह का संपर्क आपने करने का प्रयत्न किया या किसी और रिसर्चर ने? कस्तूरबा की सबसे बड़ी विरासत एक तरह से उनको मिली। हाँ, और ये जैसा आपने कहा है कि शुरू में तो कस्तूरबा तो उनको तो क्रोध था कि बिल्कुल ये दूधा भाई और उनकी पत्नी लक्ष्मी के माँ बाप क्यों उन्हें आश्रम में आश्रय मिला, इसका तो कस्तूरबा को बहुत दुख था। लेकिन ये कस्तूरबा में जो परिवर्तन आया, ये कस्तूरबा का बड़प्पन है। जी बिल्कुल, उन्होंने परिवर्तन स्वीकार किया और फिर ये उनकी इतनी कीमती चीज़ फिर लक्ष्मी को दी गई उनके मृत्यु के बाद। ये तो बहुत ही एक अद्भुत एक घटना है। मैं उनके लक्ष्मी जी के एक बेटी और उनके दामाद से मिला हूँ, लेकिन एक ही बार, लंबी बात हुई। और भी कई लोग जो गांधी का बड़ा परिवार है उससे जुड़े हैं, वो भी इनसे मिल चुके हैं। और एक चुनी भाई वैद जो थे, जो अभी हाल ही में गए हैं, जो उन्होंने बहुत ही गांधी का काम गुजरात में किया है। हालांकि वो थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो गुजरात के बन गए थे। बहुत ही महान इंसान थे चुनी भाई वैद। उन्होंने बहुत ही इस परिवार के साथ अपने आप को जोड़ा और बहुत इनके अच्छे लंबे संबंध रहे। तो लेकिन उसके अलावा क्योंकि मैं ज़्यादा गुजरात में रहा भी नहीं हूँ ना, मैं दिल्ली में रहा हूँ और जगह, इसलिए मेरा स्वयं इस परिवार के साथ इतना लंबा संबंध नहीं रहा है। लेकिन मेरे जीवन में ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ये भी मेरे रिश्तेदार हैं। जी मैं उनका रिश्तेदार हूँ। और ये जो हमें नया समाज बनाना है तो वो हम सबको साथ मिल कर के, दलित को, सबको हम मिल कर के, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, आदिवासियों को मिलकर, सभी लोगों को मिलकर ही नया समाज बनाना है। वही सच्चे भारत राष्ट्र का निर्माण होगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा। आपने जिक्र किया परिवार का और रिश्तेदारों का। हरिलाल जी से कभी आपकी भेंट हुई, कभी संपर्क हुआ बहुत घनिष्ठ रूप से? हरिलाल जी मुझसे और मेरे जो दो छोटे भाई और मेरी बड़ी बहन तारा, उनका हमारे प्रति बहुत ही उदार दिल था, बहुत ही। हरिलाल जी का। तो जैसा मैंने बताया, मेरे पिताजी, हम तो दिल्ली में रहते थे और हमारा अच्छा सा फ्लैट भी था। और बेचारे हरिलाल काका, जैसे गुजराती में काका चाचा को, ताऊ को काका कहते हैं, तो बीच बीच में वो अचानक आ जाते थे, पता नहीं कहाँ से आते, प्रकट हो जाते थे। लेकिन जब प्रकट होते थे बेचारे कई गरीब जगह से, कुछ खिलौने अपने भतीजों के लिए ले आते थे। मुझे याद है कि एक छोटी सी किश्ती जिसमें कुछ इंजन भी था, वो अपने आप चलती थी जी, और एक बाल्टी में पानी था और हाँ बिल्कुल, ऐसे खिलौने हमने भी बहुत किश्ती चलाई। तो वो खिलौना मुझे अपने पिता से नहीं मिला, लेकिन हरिलाल काका से मुझे मिला। और बहुत ही वो उदार दिल के, लेकिन वो स्टेबल नहीं थे, टिकते नहीं थे एक जगह। और मेरे पिताजी जब वो आते थे तो उनके लिए कुछ नया बिस्तर, कुछ नए कपड़े, कुछ खाना पीना दे करके उन्हें भेजते थे। कभी आप बच्चों के सामने हरिलाल जी ने अपने पिताजी यानी गांधी जी के बारे में कभी कोई चर्चा की आप बच्चों के सामने? नहीं, बल्कि वो ही हमें गांधी जी की याद हमें दिलाते थे ना, क्योंकि उनका चेहरा भी कुछ गांधी जी जैसा था। हाँ। उनके और गांधी जी के बीच में सिर्फ 18 साल का अंतर था। जी। वो एक तरह से तो उनके छोटे भाई थे। जी। तो हमें तो वो दादा की तरह ही लगते थे। और वो दुबले भी थे और कमज़ोर थे। मेरे पिताजी उस ज़माने में दुबले नहीं थे, बल्कि काफ़ी थे ऐसे। ना वो फ़ोटो देख के भी जो फ़ोटोज़ आपने दिए हैं उसमें तो नहीं, हरिलाल काका का प्रेम तो बहुत ज़बरदस्त था हम सब के लिए और हम में उनके लिए। अब मैं दो राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों गोपाल कृष्ण गांधी जी का एक लेख आया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस का जो कराची प्रस्ताव है, अत्यंत प्रसिद्ध और जो एक तरह से स्वाधीन भारत की आर्थिक, सामाजिक और विदेश नीति का आधार है,
गोपाल कृष्ण गांधी जी का ये कहना है कि उस प्रस्ताव के तैयार किए जाने के पीछे भगत सिंह की शहादत का दबाव काम कर रहा था। उन्होंने लिखा है कि जब गांधी और पटेल दिल्ली से जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भगत सिंह की शहादत और उसके उठाए हुए सवाल गूंज रहे थे और इसलिए कराची प्रस्ताव इस तरह तैयार हुआ। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी सत्य है वो जो उनका कहना है कि भगत सिंह का प्रभाव उस फंडामेंटल राइट्स के रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उसमें महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, सरदार पटेल का और सुभाष चंद्र बोस का भी प्रभाव है। नहीं, आपने लिखा ही है कि सबने मिलकर ड्राफ्ट किया था वो प्रस्ताव। और वैसे गांधी, पटेल, गांधी, नेहरू, गांधी, बोस में भी काफ़ी अंतर थे। बिल्कुल थे। लेकिन ये जो कराची कांग्रेस है, ये सचमुच में इस पर हमें ज़रा गौर करना चाहिए। बिल्कुल जी। 1931 का कराची कांग्रेस, जब वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे, वल्लभ भाई पटेल प्रेसिडेंट थे, और वहाँ इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ जो किसी को लगेगा कि बड़ा लेफ्ट ऑफ द सेंटर प्रस्ताव है। हाँ, लेफ्ट ऑफ द सेंटर। लेकिन नेहरू, पटेल, सुभाष और गांधी ने मिलकर के, और ज़रूर भगत सिंह का भी उसमें ज़रूर असर था, लेकिन ये सबका मिल कर के, और ये भी गांधी जी के बारे में तो लोग जानते ही हैं कि गांधी जी में आज़ादी चाहते थे वो, और इक्वालिटी चाहते थे, जस्टिस चाहते थे, और हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, दोस्ती चाहते थे। लेकिन ये भी हमें मानना होगा कि उनके जीवन में उनका जो पहला फेज़ था, दूसरा, तीसरा फेज़ था, तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया को प्राथमिकता ज़रूर मिली थी। सोशल जस्टिस को और हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप को कभी मिलती थी, कभी नहीं भी मिलती थी। लेकिन जैसे ही स्वाधीनता नज़दीक आई तो जस्टिस का सवाल, इक्वालिटी का सवाल और भी आगे, तो गांधी बिकेम मोर रेडिकल टुवर्ड्स द एंड। ये भी हम जानते, ये नहीं कि गांधी वॉज नॉट रेडिकल टू बिगिन विद, लेकिन शुरू में उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ थी और प्रायोरिटीज़ बदलती रहीं समय के साथ साथ। एक सवाल और राजमोहन जी, इस सेगमेंट के अंत में, नमक सत्याग्रह जैसा दुनिया में कहीं कुछ और हुआ है? वो बॉस्टन टी पार्टी हुई ना। नहीं, बॉस्टन टी, माफ़ कीजिएगा, कहाँ तुलना है बॉस्टन टी पार्टी और नमक सत्याग्रह? यानी नमक सत्याग्रह ने जो उद्वेलन पैदा किया और चर्चिल जैसे आदमी को ये कहने को मजबूर किया कि ऐसी बेइज्जती हमारी कभी नहीं हुई भारतवर्ष में। यानी चर्चिल मान रहे थे कि 1857 में भी नहीं हुई। तो बोस्टन टी पार्टी के योद्धाओं के प्रति पूरे सम्मान के साथ बोस्टन टी पार्टी नमक सत्याग्रह के सामने बच्चों का खेल है। मेरी राय है, आप क्या टिप्पणी? देखिए, ये कंपैरिजन करना तो शायद आपका काम है। नहीं, लेकिन देखिए, मैंने गांधी को किसी दुनिया के और लोगों के साथ तुलना करने की कोशिश नहीं की। आपने पूरी पुस्तक में कही नहीं। मैं तो गांधी जी को समझने की कोशिश की है जी, और जो मैं समझ पाया हूँ वो पेश करने की कोशिश की है। लेकिन ये सचमुच में दुनिया भर में आज तक ये नमक सत्याग्रह की बात होती है, और उससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं जो आती हैं और लगता है कि बहुत ही हमारे सामने इतने बड़े पहाड़ हैं, इनसे हम कैसे निपट पाएंगे, लेकिन ये इस नमक सत्याग्रह ने एक कुछ नया तरीका दिखा दिया कि कभी कभी बहुत ही कठिन दुश्मनों के सामने हमें एक सरल रास्ता भी मिल सकता है जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े लोग, सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। तो इससे हमारा हौसला बढ़ सकता है। जी, बहुत धन्यवाद। अब हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये बातचीत जारी रहेगी और इस ब्रेक के बाद वाले हिस्से में हमारे यहाँ बैठे हुए जो श्रोता साथी हैं वो भी बातचीत में बराबर का हिस्सा लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब मैंने ये किताब शुरू की तो मैंने अपने आप को एक बायोग्राफर ही समझा था। हाँ, मुझे याद था कि मैं उनका पोता हूँ या था, लेकिन मैंने अपने रिश्ते के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया है। नमस्कार, स्वागत है ब्रेक के बाद इस हिस्से में आपका, जिसमें कि हमारे श्रोता मित्र जो हैं राजमोहन जी से बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर मधुमिता चक्रवर्ती मौजूद हैं जो जाकिर हुसैन कॉलेज इवनिंग में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर सुधा रंजनी मौजूद हैं, बेनज़ीर सिद्दीकी मौजूद हैं। हमारे साथ सोवेश पटनायक मौजूद हैं
जो यंग गांधीयन नाम की एक संस्था से जुड़े हुए हैं और गांधी जी के विचारों और आदर्शों को नौजवानों के बीच ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ माने मौजूद हैं जो आर्मीनिया की हैं और भारत में हिंदी साहित्य में रिसर्च कर रही हैं और आर्मीनियाई जनसंहार के बारे में लोगों की जानकारी और चेतना बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं। मधुमिता, आप सवाल पूछें और सभी लोग सवाल संक्षेप में और पॉइंटेड। सर, मेरे आपके लिए 2 सवाल है। एक एज अ लिटरेचर पर्सन है कि आप जब ये किताब लिख रहे थे, आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप को और एक एज अ बायोग्राफर दोनों में आप डिस्टिंग्विश कैसे कर रहे थे? बिकॉज एक तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है अपने दादाजी के साथ जो इस पे आ रहा है, और साथ ही साथ जो आप एक लार्जर फैमिली के बारे में और एज अ मोर ऑब्जेक्टिव व्यू एज अ बायोग्राफर लिख रहे थे, दोनों में आप कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर रहे थे? क्योंकि ये हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स के बीच में भी ये बात ले जाते हैं। दूसरा सवाल सर मेरा थोड़ा सा ये है कि आज के डेट में, आई मीन इट्स लाइक लुकिंग इनटू द फ्यूचर, कि आज के डेट में अगर गांधी जी जिंदा रहते तो हमारे आज जो परिस्थिति है, जो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस है, आपको क्या लगता है उनको इस चीज़ के साथ उनको टैकल करने के लिए उनका क्या रास्ता निकालते वो? जो आपका पहला सवाल है उसमें इतना कहूँगा कि गांधी जी की जीवनी लिखने से पहले मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी लिखी, खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी लिखी, अंडरस्टैंडिंग मुस्लिम माइंड लिखा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जीवनी लिखी, मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीबन जीवनी लिखी। तो इसलिए मैंने कई जीवनियाँ लिख डाली थी। तो जब मैंने ये किताब शुरू की तो मैंने अपने आप को एक बायोग्राफर ही समझा था। हाँ, मुझे याद था कि मैं उनका पोता हूँ या था, लेकिन मैंने अपने रिश्ते के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं किया है इस किताब में। हमारी जो मैंने ये बात बताई कि पीठ को ठोकते थे वगैरह, उसका मैंने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मैं उनका पोता तो हूँ, इसलिए ज़रूर स्वाभाविक है कि मैं उनका पक्ष लूँगा, मैं शायद इम्पार्शल नहीं रहूँगा। इसलिए मैंने अपने आप को अच्छी तरह से अपने ऊपर कड़ी निगरानी रखी, दैट आई वांट टू बी एब्सोल्युटली ट्रूथफुल। और ये मैं भी जानता था कि गांधी जी सत्य के भक्त थे, सत्य की पूजा करते थे, तो गांधी से कहीं ज़्यादा महत्व सत्य को देना था, तो ये मेरा कर्तव्य था। तो ये समझ के मैंने ये किताब लिखने की कोशिश की। जहाँ आपका दूसरा सवाल है कि आज के भारत में वो क्या करते, ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। लेकिन जैसा कि पुरुषोत्तम जी ने भी कहा था कि गांधी जी की एक विशेष बात ये थी कि वो लाखों बल्कि करोड़ों लोगों को अपने साथ लेकर चलने के लिए उसमें वो सफल हुए। ये बहुत मुश्किल काम था। तो अगर आज भी वो रहते तो सबको साथ कैसे लिया जाए, ये उनकी कोशिश रहती जी। तो वो भारत को इस कौम में, उस कौम में, तीसरे कौम में, क्लास में, कास्ट में डिवाइड नहीं करते, सबको हम कैसे साथ ले जाएं। लेकिन हाँ, वो ज़रूरत समझते कि अगर गैर इंसाफ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए संघर्ष के ख़िलाफ़ संघर्ष भी करना है करप्शन के मामले में। और वो जो उनका तलिस्मान था, आखिरी तलिस्मान, कि जब आप दुविधा में हो, जब आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए आपको, क्या, तो आप सबसे कमज़ोर इंसान जो है उसको याद करिए और ये पूछिए कि आपके इस फैसले से वो एम्पावर होगा या नहीं होगा। ये एम्पावर शब्द गांधी जी ने इस्तेमाल किया था। ये नहीं कि मुझे हमदर्दी है उस पर, लेकिन उसको मैं शक्ति कैसे प्रदान दूँ। तो ये अगर हम याद रखें तो गांधी जी उसको शायद, अगर वो भी नहीं याद रखें तो हम उन्हें याद दिलाते कि देखो ये आपका तलिस्मान है, अब आप क्या करेंगे सबसे कमज़ोर इंसान के लिए। मधुमिता के सवाल ने मुझे मौका दे दिया है वो फ़ोटो दिखाने का, जिससे पूरी किताब में एकमात्र एक जगह मालूम पड़ता है कि किताब दादा के बारे में पोते द्वारा लिखी गई है। और वो फ़ोटो ये है, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी उसको देखें। इसे शीर्षक दिया गया है विद ऑथर हिज ग्रैंडसन। सर, ये 1937 का फ़ोटो है, हालांकि किताब में 1936 छपा है। अभी अभी मुझे राजमोहन जी ने बताया कि ये 2 अक्टूबर 1937 का फ़ोटो है। और उस समय जाहिर है कि राजमोहन जी की उम्र 1.5-2 साल रही होगी। और इस फ़ोटो में ऐसा लगता है कि जैसे जीवनीकार अपनी जीवनी को वेधक निगाहों से, जिज्ञासु निगाहों से अपने सब्जेक्ट को देख रहा है, कि समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार आज से 60 साल बाद, 70 साल बाद मुझे आपकी जीवनी लिखनी है तो ठीक से समझ लूँ।
तो इसके बारे में एक मैं कहानी बताऊंगा जी। माँ बाप तो अपने बच्चों के बारे में बड़ा चढ़ाकर बात तो करते ही हैं जी जी। इसलिए इसको आप पूरा सत्य न माने, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब मैं बहुत ही छोटा था, शायद 2 या 3-4 साल का रहा होऊंगा, तो गांधी जी तो शायद मालूम होगा कि लकड़ी के चम्मच से खाते थे, लकड़ी का कप प्याला होता था, लकड़ी की मेज़ के सामने बैठ कर के काम करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि मैंने कहा कि आप लकड़ी के मेज़ के सामने बैठे हैं, आप लकड़ी के कप से खा रहे हैं, आपका चम्मच लकड़ी का है, क्या आप भी लकड़ी के हैं? ये मैंने ज़रूर कहा नहीं होगा, लेकिन मेरी माँ और बाप ने ये बात मुझे बाद में सुनाई थी। ये बिल्कुल गलत होगी। आपने अभी जो जिक्र किया उससे एक सवाल मुझे और ध्यान आया। आपने लिखा है इस पुस्तक में कि 29 जनवरी को देवदास जी और लक्ष्मी जी उनसे मिलने गए थे, और उस समय ऐसा लगता है देवदास जी ने नोट किया कि गांधी जी कुछ उद्विग्न थे। आप भी थे क्या साथ में उस समय? नहीं, उस वक्त कई बार मैं उनके साथ जाया करता था। वो 8:45 बजे उनके सोने का समय होता था, तो मेरे माँ बाप और हम बच्चे कई बार उनके साथ 10-15 मिनट बिताने का हमें मौका मिलता था, कुछ एकांत में। लेकिन 29 जनवरी को मैं उनके साथ नहीं था जी। मेरे पिताजी मेरी माँ गए थे उनके। सोवेश को दे दीजिए माइक। मेरा सवाल नहीं है, मेरा एसोसिएशन विद जो गांधीयंस हैं उनका मेरा रहा है, और उससे मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझता हूँ। एक प्रैक्टिसिंग गांधीयन थे शंभू जी, 98 प्लस थे, ही जस्ट पास्ड अवे फ्यू वीक्स बैक। तो उन्हें जब पहले देखा तो मेरे को लगा कि महात्मा जिंदा हैं, तो उनके साथ फिर काम करने का मौका मिला, और उन्होंने कुछ 15 साल से करप्शन के ऊपर अपने लड़ाई लड़ रहे थे, प्योरली ऑन गांधीयन टर्म्स, जिसको हमने कभी पढ़ा नहीं था लेकिन समझा उनके साथ। जैसे कि सत्याग्रह का पोस्टुलेट्स जो है, ऑथर तो गांधी जी हैं, उसमें था कि सत्याग्रह जो है इज़ अ तपस्या फॉर ट्रूथ, जिसमें देयर इज़ नो एनिमी एंड अ सत्याग्रही नोज नो डिफीट। वो एक ड्राइविंग फोर्स है लेने का, जो हमको भी प्रेरित किया। लेकिन उस 10 साल उनके साथ जो मैं था, मैंने उनको एक चीज़ देखा जो मैं गांधी जी को थोड़ा सा भी देखने को, और मैंने सोचा कि जब गांधी जी इतने लोगों को उनके साथ और उनको सपोर्ट भी मिला देश के आज़ादी के लिए, गांधी जी को उतना सपोर्ट मिलता था जब वो सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ते थे, जैसे कास्टिज्म हो, अनटचेबिलिटी हो। ये एक सवाल आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा है ऑन नेशनलिज्म, बिकॉज कंटेम्प्रेरी डिबेट्स जो चल रही हैं, थोड़ा उसको आप देखिए। थैंक यू जी। तो आपका सवाल है कि जो सोशल इनजस्टिस के ख़िलाफ़ जब गांधी लड़ते थे तो उनको इतना समर्थन मिलता था जो आज़ादी की लड़ाई के लिए, तो उसका उत्तर है कि नहीं, उतना नहीं, उन्हें नहीं मिलता था। कभी कभी मिलता भी था, और काफ़ी लोगों पर प्रभाव भी हुआ, और काफ़ी लोगों ने अपना जीवन कुछ हद तक बदला भी, लेकिन जितना परिवर्तन आना चाहिए था बिल्कुल नहीं आया, और वो समर्थन गांधी को इतना नहीं मिला। बल्कि कई लोग तो ऐसा भी कहते थे कि आप क्यों इसमें जूझ रहे हैं, इसमें अपने आप को बढ़ा रहे हैं, आप फोकस रखिए आज़ादी पर। बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था ऐसा, सरदार पटेल ने भी ऐसा कहा कि ये कास्ट हिंदू और सवर्ण हिंदू और दलितों का जो संघर्ष है, आप इनको आपस में लड़ने दीजिए, आप दूर हो जाइए। ये जेल में 1932 में सरदार पटेल ने गांधी को ये सलाह दी थी। गांधी ने कहा नहीं, मैं ऐसा कतई नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो दलितों के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ। तो ये सही है, क्योंकि भारत को आज़ाद करने के लिए तो सब जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन समाज में बदलाव लाने के लिए लोग इतने तैयार नहीं थे। जब कस्तूरबा ही नहीं तैयार थी, मगनलाल गांधी नहीं तैयार थे, उनके आश्रम के साथी नहीं तैयार थे, तो बाकी लोग कैसे तैयार हो सकते थे। लेकिन धीरे धीरे कई हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग तैयार हुए। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके बनाने में सबसे बड़ा योगदान उनका था, और जिसमें सामाजिक क्रांति आई थी और इक्वालिटी आई थी, तो ये जो कास्ट हिंदू ही तो थे ना उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी में, उन सब ने उत्साह के साथ स्वीकार किया। बिल्कुल। तो वो भी एक संकेत था कि काफ़ी हद तक वो विचार भी जनता ने स्वीकार कर लिए थे। माने
मेरा प्रश्न इस प्रकार है, आज विश्वव्याप्त हिंसा, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, नरसंहार के इस तनावपूर्ण परिस्थिति में, इस वातावरण में, अब तक तो आर्मीनियन नरसंहार के बाद अब तक 20 नरसंहार कराए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज हम महात्मा गांधी जी के विचारों को, उनके दर्शन को कहीं ज़्यादा, उनकी प्रासंगिकता कहीं ज़्यादा महसूस की जाने लगी है। तो मेरा प्रश्न इस प्रकार है, यह कैसी विडंबना है कि आज विश्व उनसे कहीं ज़्यादा मतलब प्रभावित है, प्रेरित है, लेकिन भारत में आकर हमें कुछ अन्य तस्वीर देखने को मिलता है। वो ऐसा क्यों, मैं ऐसा कहती हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी सर। हमारे आर्मीनियन राष्ट्रकवि यगशे चारेंस की पंक्तियों को उद्धृत करते ही मैं इस प्रकार स्पष्ट करना चाहूँगी अपनी बात। स्वयं आपने सर इसका अनुवाद किया है। यगशे चारेंस हमारे राष्ट्रकवि अपने आप से बात करते हुए कहते हैं कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारी आत्मा अभी तक अनुभव रहित है, कमज़ोर हो तुम, मजबूत बनो, सूर्य बनो, पुजारी योग्य बनो, जैसे महात्मा गांधी, एक प्रतिभा संपन्न हिंदुस्तानी। आपने सभी में इसका अनुवाद किया है सर। तो ऐसे पंक्तियों को हम पढ़ते हुए जाने हैं महात्मा गांधी जी को, पले बढ़े हैं इन विचारों से। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि आपको क्या लगता है, भारत में शैक्षिक संस्थाओं को पहले स्थान पर शैक्षिक संस्थाओं का और दूसरे स्थान पर सामाजिक संस्थाओं का कार्य कहाँ तक सफल रहा है या है? राजमोहन जी, हाँ, ये माने आर्मीनिया से हैं। नहीं, पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी अद्भुत हिंदी हाँ, इनकी तो ये है। हिंदी में रिसर्च कर रही तो हैं। मैं तो आपके सामने अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। आपकी हिंदी तो मेरे से करीब 50 गुना बेहतर है, 50 गुना बेहतर है। बहुत सुंदर है। मैं आपका आदर करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। तो आर्मीनिया के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे जो स्टालिन की परजेज के भी शिकार हुए, चारेंस, उनका ये उल्लेख कर रही हैं। और अपनी पुस्तक में मैंने उस पंक्तियों का उदाहरण दिया है जो ये, और लेकिन वो अनुवाद मैंने नहीं किया है, वो अनुवाद गायाने ने किया है। मैं आर्मीनियन नहीं जानता हूँ, वो अनुवाद गायाने ने किया है। एनीवे जी, मैं आपको सिर्फ नमस्कार ही नहीं, सल्यूट भी करता हूँ क्या। लेकिन आपका कहना सही है कि दुनिया में जो हिंसा और ये द्वेष की भावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। ये भी सोचने लायक बात है कि बहुत दुनिया में बहुत लोग बहुत ही गरीब हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन बहुत करोड़ों की संख्या में लोग बहुत अमीर भी हो गए हैं दुनिया में। हमारे देश में भी अमीरों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी द्वेष भावना काफ़ी बढ़ रही है। हम औरों को दूसरा ही, पराया, अपना कौन पराया कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है आज। कौन अपना है, कौन पराया है? अगर ये हम समझ गए तो हम गांधी की बात समझेंगे। और अगर ये हम नहीं समझते हैं कि ये अपना नहीं है, भाई ये तो किसी और की औलाद है, अरे भाई हम सब इंसान हैं, और अगर हम किसी की औलाद हैं तो शायद किसी ऊपर वाले की औलाद है, या ऊपर वाले की मर्ज़ी से हम आए हैं यहाँ। तो आपने बहुत ही अहम सवाल उठाया है, और यही मैं चाहता हूँ कि अगर गांधी का भारत आज, अब देखिए भारत की भूमिका दुनिया में ज़बरदस्त है। अमेरिका में अगर आप जाएंगे, टेलीविज़न खोलेंगे, तो चाहे पॉलिटिक्स का सवाल है, फाइनेंस का सवाल है, साइंस का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सवाल है, एक्सप्लेनेशन देने वाले अमेरिकन भारतीय मूल के हैं। भारत के लोग अमेरिका को बता रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इस समय भारत का प्रभाव बहुत है दुनिया में, लेकिन क्या भारत दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएगा? जो इंग्लैंड ने नहीं किया, फ्रांस ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, रूस ने नहीं किया, चीन ने नहीं किया, क्या भारत के लोग वो काम कर पाएंगे? अगर हम अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपने आप को विश्व बंधु मानते हैं, हम दुनिया के बहन हैं, दुनिया के भाई हैं, हम उनकी मदद करेंगे, हम अपने अनुभव से कुछ सीख करके कुछ बताएंगे कि हमने कौन सी गलतियां की हैं, तो सचमुच भारत दुनिया के लिए कुछ कर सकेगा। जी, मेरा नाम सुमन केशरी है, और मेरा सवाल इस तरह से है कि मुझे खिलाफत को लेकर मेरे मन में हरदम दुविधा रही है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में खिलाफत की भूमिका के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा ये बताएं कृपया। खिलाफत जैसे धार्मिक सवाल को क्यों जोड़ा गया? उस समय के हालात कुछ इस प्रकार थे जैसा मैं समझ सका हूँ। भारत में आज़ादी का संघर्ष हो रहा था, लेकिन हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं थे। हालांकि 1916 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें तिलक साहब का और जिन्ना साहब का हाथ था, लखनऊ पैक्ट, कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ मिलकर के आज़ादी के लिए कुछ कोशिश करेंगे।
हाँ हम सेपरेट इलेक्टरेट्स मानने को तैयार हैं वगैरह वगैरह, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। कुछ हद तक कोशिश हुई थी कि हिंदू और मुसलमान साथ काम करें, लेकिन 1857 के बाद अंग्रेज़ों की ज़रूर ये कोशिश रही कि हिंदू और मुसलमान को साथ नहीं लाया जाए, और हिंदू भी अपने आप को अपना रिश्ता अंग्रेज़ों के साथ बनाते रहे, मुसलमान लोग भी अपना रिश्ता अंग्रेज़ों के साथ बनाते रहे। हिंदू और मुसलमान रिश्ते बहुत ही कम जुड़े। फिर क्या हुआ, 1914 से 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ टर्की गया, लेकिन इंग्लैंड हम पर हावी था, और हमारे कई लोग हिंदू और मुसलमान, सिख और मुसलमान फ़ौज में भर्ती हुए। और मुसलमान जब फ़ौज में भर्ती हुए तो उनके सामने ये सवाल था कि भाई टर्की उस ज़माने में, आजकल तो नहीं, उस ज़माने में टर्की का जो सुल्तान था उसे सुन्नी मुसलमान लोग खलीफा मानते थे। तो जब टर्की जर्मनी के साथ हुआ तो मुसलमानों के सामने ये सवाल आया कि क्या हम फ़ौज में भर्ती होकर के जो टर्की में हमारा खलीफा है उसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। उनको ये आश्वासन दिया गया कि जो मुसलमानों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है, मक्का, मदीना, नजफ़, करबला, उस समय वो टर्की के अंदर थे, लेकिन अगर टर्की हारता है तो इंग्लैंड और फ्रांस के हाथ में आ जाएंगे। तो क्या जो मुसलमान नहीं हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्या वो लोग मक्का, मदीना, नजफ़ और करबला पर उनका कब्ज़ा होगा? तो इस भय के कारण कई मुसलमान भाई जो हिंदुस्तान में थे उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेज़ सरकार पर दबाव देनी चाहिए कि वो हमें ये आश्वासन दें कि ये जो मुसलमान पवित्र स्थान हैं ये मुसलमानों के ही हाथ में रहेंगे। ये जब सवाल उठा तब गांधी ने कहा, उनके मन में दो विचार आए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुसलमान एकता का जो मौका है, जो अब आ रहा है, वो 100 साल में भी दोबारा नहीं आएगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदू, और कांग्रेस जब इसमें ज़्यादा हिंदू ही थे, अगर हम इनका साथ देते हैं तो हम आज़ादी की ओर तरक्की से बढ़ेंगे। तो किसने गांधी का समर्थन दिया उस वक्त? लोकमान्य तिलक ने दिया, बिल्कुल, और कईयों ने दिया। राइट। सब लोगों ने समझा था कि हिंदू और मुसलमान साथ संघर्ष लेकर के अब आज़ादी की ओर जा सकते हैं, इसलिए खिलाफत मूवमेंट को समर्थन मिला। उसके बाद टर्की में बहुत ही बदलाव आए। टर्की ने खुद को सुल्तान को निकाल दिया, कमल अतातुर्क आ गए, वो एक दूसरा सवाल था। लेकिन हमें ये संदर्भ समझना चाहिए। आज गांधी अगर जीवित होते, हमारे बीच में होते, तो विश्व के नेताओं से किस प्रकार संवाद करते और क्या संवाद करते? ठीक है, और कोई सवाल? हाँ, इनको दीजिए। सर, मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। सर, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है जो कि एक करंट या कंटेम्प्रेरी सिनेरियो से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देखते हैं अंबेडकर और गांधी की तुलना बहुत ज़्यादा की जाने लगी है, जो कि मेरा मानना है कि सही नहीं। गांधी दोनों में बहुत ढेर सारी समानताएं थी। क्या वो, आप उसको कितना सही मानते हैं इस तुलना को? आप पूछिए, इनको दीजिए अब 1 मिनट। हाँ सर, मैं महात्मा गांधी और अंबेडकर को एक सफल नायक के साथ साथ एक असफल नायक भी मानता हूँ, क्योंकि अंबेडकर हिंदू धर्म में सुधार करते करते बौद्ध धर्म अपना लिए, और गांधी जिस देश को आज़ाद कराना चाहते थे उसको आज़ाद नहीं करा पाए। विभाजन के बाद देश आज़ाद हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? आपका कहना सही है कि न गांधी न अंबेडकर के जो चाहते थे वो देख पाए। काफ़ी कुछ सफलता मिली, लेकिन बहुत बड़ी असफलताएं भी मिली। तो हमारे लिए भी तो कुछ काम छोड़कर चले गए वो। कई लोगों की ये शिकायत है कि गांधी ने अपने ज़माने के सारे सवाल हल नहीं किए और हमारे सवाल भी नहीं हल किए। ऐसा सोचना शायद इतना उसमें न बुद्धि दिखाता है, न हमारी जिम्मेदारी दिखाता है। हर युग की समस्याएं उस युग के लोगों को हल करनी है ना। तो ज़रूर गांधी की असफलताएं बहुत रही हैं और पूरे देश की असफलताएं रही। और ये भी सोचने की बात है, विभाजन क्यों हुआ? गांधी जी ने दोस्ती और प्रेम और पार्टनरशिप को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने जहर भी फैलाने की कोशिश की। तो जहर का भी असर तो होता है ना। तो हमारे लोगों ने जहर को स्वीकार किया। मतलब मैं कहता हूँ हमारे लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने, काफ़ी अधिकांश लोगों ने जहर को स्वीकार किया कि हम साथ नहीं रह सकते हैं। गांधी जी की हार हुई, लेकिन प्रेम की, दोस्ती की, अकल की तो हार नहीं हुई। और हमारी जिम्मेदारी अब तक जी। जो आपका सवाल है, गांधी और अंबेडकर तुलना होती है, और लोग भले करें तुलना,
अगर गांधी यहाँ होते तो वो तो तुलना करते ही नहीं, वो तो कहते कि मैं तो अम्बेडकर को बहुत ही सम्मान देता हूँ। अम्बेडकर भी ऐसा ही कहते। तो हमें जो गांधी से हम सीख सकते हैं सीखें, जो अम्बेडकर से सीख सकते हैं वो हम सीखें। और जो क्या सवाल था? हाँ, विश्व के नेताओं से कैसे बात बल्कि गांधी तो कहती कि भाई मुझे नेताओं से नहीं मिलना है, मैं नेताओं से मिलकर थक गया हूँ। गांधी कहते मुझे साधारण आदमी से मिलाओ, और मैं भारत के साधारण आदमी की आवाज़ को बुलंद करना चाहता हूँ, और वो जब आवाज़ आएगी तो दुनिया समझ जाएगी। आपने जो बात अभी कही और एक सवाल के जवाब में पहले भी गांधी, अम्बेडकर और भगत सिंह, मुझे लगता है कि इस बात को रेखांकित करने की ज़रूरत है कि इन तीनों व्यक्तियों के बीच में कितने भी मतभेद हों, लेकिन एक बात पर ये तीनों एक मत थे कि भारत एक इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। इस आइडिया ऑफ इंडिया पर चाहे गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे पटेल हो, चाहे अम्बेडकर हो, मुझे नहीं लगता, चाहे टैगोर हो, चाहे सुभाष हो, मुझे नहीं लगता कि इस बुनियादी चीज़ पर इनके बीच में कोई मतभेद था। बाकी और चीज़ों पर ठीक है, अपनी जगह मतभेद थे। हाँ, आप पूछिए अब। मेरा प्रश्न ये है कि एक दौर ऐसा था जब महात्मा गांधी आपके दादा थे, और एक दौर आज का है जब आप किसी के दादा हैं। निसंदेह सामाजिक संरचनाओं में बहुत परिवर्तन हुआ है, तो आपके हिसाब से आप कितना परिवर्तन देखते हैं तब के दादा और पौत्र के बीच के संबंध में, और आज के दादा और पौत्र के बीच के संबंध में? रखिए इसको, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू सर। आज के दादा और पौत्र के बीच में बेटा और बेटी भी आती है, और वो दादा दादी को ज़्यादा दखल देने को तैयार नहीं है ना। गांधी जी हर जन्म में कहते हैं कि पत्रकारिता मेरा पेशा नहीं है, मेरे ध्येय तक पहुंचने का एक साधन मात्र है। तो गांधी जी के अलग अलग पहलुओं से विश्लेषण किया गया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने अपनी नज़रों से गांधी जी को एक पत्रकार के तौर पर किस तरीके से देखा है? बहुत ही मास्टर जर्नलिस्ट थे वो, और बहुत ही मेहनती जर्नलिस्ट थे, और कई रिपोर्टर्स मैं मिल चुका हूँ जो उनके साथ रिपोर्टिंग का काम करते थे, वो उनसे जर्नलिज्म सीखते भी थे। और गांधी जी चरखा चलाते थे, वीवर थे, अपने आप को सब कुछ कहलाया उन्होंने, पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, सब कुछ। लेकिन जो पेशा उन्होंने शुरू से अंत तक काम रखा अपने साथ, वो जर्नलिज्म का पेशा था। तो कहा भी जा सकता है कि अबव ऑल गांधी वॉज अ जर्नलिस्ट। ये भी नहीं, पेशा तो मेरी देखिए, ना हिंदी अच्छी है ना उर्दू अच्छी है, अंग्रेजी में उसको प्रोफेशन कोई हर्ज नहीं है, प्रोफेशन ही कहिए। राजमोहन जी, इसमें ये भी कह सकते हैं कि न केवल बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, बल्कि वो ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो भी जानते थे, मास्टर पीआर मैन थे, वो भी मास्टर पीआर मैन थे, क्या कहा जा सकता है। लेकिन उनकी जो पीआर में सफलता थी वो उनकी मास्टरी से नहीं आई, वो जो उनके कॉज थे वो इतने बढ़िया थे। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही विचार उत्तेजक और बहुत सार्थक संवाद राजमोहन गांधी के साथ हम लोगों ने किया, उनकी पुस्तक मोहनदास के बारे में। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, इस कार्यक्रम पर अपनी टिप्पणी, और आगे कौन सी किताबें आप चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में शामिल की जाएं, ये सब सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारे फेसबुक पेज राज्यसभा /Facebook/राज्यसभा टीवी पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर #किताब पर। आपकी राय का, आपकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा, और अगले सप्ताह फिर किसी और महत्वपूर्ण पुस्तक पर, किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ बात करने के लिए आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी। He is very good and all of you are wonderful.